A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall, making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The friction force that the floor exerts on the rod is. बच्चों लेट्स से क्या करते हैं अपन, हमारे पास ऐसे एक वर्टिकल स्मूथ वॉल है और इससे अपन क्या करते हैं, एक ऐसे यहाँ पे रफ सरफेस बना लेते हैं, रफ ग्राउंड। ठीक है, ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ है। अब क्या किया आपने, एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 20 केजी और लेंथ कितना है 5 मीटर। तो बच्चों सारा का सारा मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा, आप कहोगे लेंथ अगर 5 मीटर है तो लेंथ का हाफ L/2 यहाँ से, L/2 यहाँ से। ठीक है, मिड पॉइंट पे होगा। तो जो mg होगा, वेट होगा, वो नीचे के डायरेक्शन में लगा दिया हमने फोर्स। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन 1 कहते हैं। यहाँ पे इस रॉड पे नॉर्मल रिएक्शन N2 लगेगा, वॉल जो लगाएगा। रॉड की बात कर रहे हैं बच्चों, अब ध्यान समझिएगा। अगर इस रॉड की मूवमेंट की टेंडेंसी किधर है, तो W जो है वो इसको नीचे की तरफ खींचना चाह रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं इसकी मूवमेंट की रॉड की टेंडेंसी इस डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन फोर्स कहेगा कि ठीक है, अगर मूवमेंट की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में है तो हमारा काम है इसको रोकने की कोशिश करना। उसने रोकने की कोशिश किया, जिसमें उसने मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स F लगाया। आई होप बच्चों हर एक फोर्स जो है हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। फ्री बॉडी डायग्राम हमारा बन के तैयार है। नेक्स्ट कहानी पे देखते हैं। द फ्रिक्शन फोर्स दैट द फ्लोर exerts on the rod each the other end rests on a horizontal। बच्चों इक्विलिब्रियम में अगर रॉड को रखना है तो आपको दो चीजें यहाँ पे देखना होगा। दो इक्विलिब्रियम की बात करनी होगी, एक तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बच्चों कि नेट फोर्स summation of all the forces in x direction, that is horizontal direction, should be 0 and summation of all the forces in vertical direction, जिसको y से डिनोट कर दें, should be 0। x y z समेशन जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो 0 होना चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहता है। x डायरेक्शन की अगर अपन बात करें बच्चों, तो x डायरेक्शन में एक तो n2 है जो कि प्लस आई कैप में जा रहा है और f जो है माइनस आई कैप में। तो n2 को बैलेंस कौन कर रहा है? आप कहोगे फ्रिक्शन फोर्स। वाई डायरेक्शन की बात करें बच्चों, वाई डायरेक्शन में वेट W है, N1 ऊपर है, तो आप कहोगे वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? N1। ये दो चीजें बन के हमारे सामने तैयार है। पहला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से जो चाहिए था वो हमें बच्चों मिल चुका है। सेकंड आते हैं अपन रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्योंकि रोटेशन की टेंडेंसी है ना बच्चों, तभी तो आप फ्रिक्शन लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, रोटेशन की टेंडेंसी है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए नेट टॉर्क क्या होगा बच्चों? नेट टॉर्क 0 होना चाहिए व्हाट एनी ऑफ द पॉइंट। और बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है आप कोशिश करो उसके अबाउट नेट टॉर्क 0 करने का, कि मैक्सिमम फोर्स का उसके अबाउट जो है वो टॉर्क तो 0 ही हो जाएगा। तो आपको R×F थोड़े कम फोर्स के लिए करना पड़ेगा। जैसे आप W के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो उसमें सिर्फ W का टॉर्क 0 होगा, N1 फ्रिक्शन N2 सब एक्टिव रहेगा। लेकिन बच्चों मैं कहता हूं कि आप क्या करो, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं क्या कह दूं, नेमिंग कर दूं, क्या G कर देता हूं। ये ग्राउंड पे जो पॉइंट है G कर देता हूं। G के अबाउट अपन क्या करते हैं, टॉर्क को 0 करते हैं, नेट टॉर्क को 0 करते हैं। यहाँ पे देखिए दो दो फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहा है, फ्रिक्शन भी N1 भी, तो इन दोनों की वजह से तो टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों? टॉर्क नेट है, ये लिखते हैं N1 की वजह से 0, फ्रिक्शन की वजह से 0, क्यों? क्योंकि उसी पॉइंट से पास कर रहा है, R×F। W बच गया। W का अगर डायरेक्शन देखिए बच्चों, तो W इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना चाहता है, और दूसरा फोर्स कौन है? N2 इसको क्लॉकवाइज लेके जाना चाह रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है। तो हम एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर लेते हैं, तो -W इंटू, अब देखिए टॉर्क क्या होता है? RF साइन थीटा, R×F।
ठीक है ना। तो हमें जो फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो ये है और पॉइंट ये है, तो हमें ये वैल्यू चाहिए बच्चों, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है ना। ओके, तो ये कैसे फाइंड किया जाए? आप कहोगे कि सर ये जो है ये 60 डिग्री दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, तो ऑफ कोर्स ये क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब आप कहोगे कि ये यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो L/2 है, ये हमें चाहिए R परपेंडिकुलर। तो हम कहेंगे cos 30 इज, देखिएगा बच्चों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, cos 30 इज बेस इज R परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज L/2। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, R परपेंडिकुलर विल बी L, इधर भेजिए L cos 30/2 या फिर L/2 cos 30, तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों L/2 cos 30। प्लस का अभी एक और फोर्स है N2, प्लस का N2, प्लस क्यों कर लिया बच्चों, क्योंकि ये क्लॉकवाइज करवा रहा है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज को माइनस क्या हो तो क्लॉकवाइज को प्लस लिखना होगा। प्लस का N2 इंटू, अब इसका भी देखिए, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो तो ये है बच्चों, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं P से डिनोट कर रहा हूँ। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, पॉइंट हमारा ये है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो तो ये रहेगा। ये फाइंड कर सकते क्या, बिल्कुल आपको फिर से एक है तो ट्राइंगल ही, जिसमें ये पूरा हाइपोटेनियस L है, ये 90 डिग्री है, साइन 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एक और काम कर लेते हैं बच्चों, साइन 30 का, साइन 30 इज परपेंडिकुलर P अपॉन हाइपोटेनियस L, हमें P चाहिए, P विल बी L साइन 30। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हमने लिखा L साइन 30, और नेट टॉर्क होना चाहिए 0 फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। आई होप बच्चों यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गया होगा। 0 0 0 है, अब देखिए एक माइनस एक प्लस, तो इधर भेज देते हैं, क्या आ जाएगा N2 L साइन 30 1/2 विच इज इक्वल्स टू W L/2 cos 30 √3/2। कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा बच्चों, 2 ने 2 को कैंसिल किया, L ने L को कैंसिल किया। ठीक है, तो N2 जो आ रहा है वो आप देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से N2 किसके इक्वल है, फ्रिक्शन F के इक्वल है, तो N2 इज इक्वल्स टू F विच इज इक्वल्स टू √3/2 इंटू W। W क्या है बच्चों, वेट है, वेट क्या होता है M इंटू जी, वेट क्या होता है M इंटू जी, √3/2। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 20 kg, और जी की वैल्यू कह रहा है 10 लेना है, 2 1 जा 2 10 जा 10 10 जा 100 100 √3 जो है बच्चों फ्रिक्शन की वैल्यू है, 100 √3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और यही बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन। A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of rest part of the sphere about y axis is. देखिए बच्चों कैविटी प्रॉब्लम्स है, अगर अपन सबसे पहले बात करें इस स्फीयर का, लेट्स से स्फीयर का मास हम ले लेते हैं m, और इस स्फीयर का रेडियस क्या है, बिगर स्फीयर का 2r गिवन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, आपको हो गया, हमें पता है 2/5m r² होता है, r यहाँ पे 2r है तो 2r का स्क्वायर, दैट इज 2/5m, 2 का स्क्वायर 4 4r²। इसी को बच्चों हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा बिगर डिस्क का वो हो जाएगा 8/5mr²। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने बिगर डिस्क का फाइंड कर लिया। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट जो है वो है आई, डिनोट किससे किया, आई, जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब बच्चों आते हैं इस कैविटी पे, अगर आपने इसको कट किया है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इसमें से मास भी आपने निकाला है, और मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रिश्ता तो आपको पता ही है बच्चों। तो क्यों ना अपन क्या करें, पहले तो मास फाइंड कर ले, लेट्स से इसका मास मैं स्मॉल m कहता हूँ, स्मॉल m फाइंड करते हैं। बच्चों अगर आप देखें तो आपने जिस कैविटी को कट किया है, जो स्मॉलर डिस्क को कट किया है आपने, स्मॉलर स्फीयर को, वो एक बड़े स्फीयर का ही तो पार्ट है, तो जितना वॉल्यूम मास डेंसिटी इसका होगा उतना ही इसका भी होगा। आते हैं बच्चों, ऐसे ही अब हमें क्या करना है, हम ये कह सकते हैं इसी बात को कि इसका जितना रो होगा मास पर यूनिट वॉल्यूम उतना ही इसका भी होगा, दैट मीन्स ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2, ρ1 इज इक्वल्स टू ρ2, ρ1 एंड ρ2 इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ बिगर एंड स्मॉलर स्फीयर। ρ1 कैसे लिखते हैं, तो आपको हो गए मास है कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस कितना है बच्चों 2r,
2r का क्यूब दैट इज 8r क्यूब इज इक्वल्स टू रो टू मास स्मॉल एम, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई, रेडियस क्या है r, तो r स्क्वायर। कैंसिल आउट करते बच्चों 4/3 पाई 4/3 पाई, सॉरी आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब होगा ना, 4/3 पाई आर क्यूब ने आर क्यूब को कैंसिल आउट कर दिया। तो यहाँ से देखिए बच्चों स्मॉल एम जो है वो m/8, लीजिए मास फाइंड करना था, आ गया। अब इसका इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको मैं आई डैश कह देता हूँ, वो तो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे कहोगे फिर से वही, इसका भी तो जो डायमीटर के अबाउट होगा वो 2/5 mr², 2/5 m कितना है कहोगे m/8, r कितना है, r तो r ही है तो r²। बच्चों 2 1 जा 2 4 जा कितना आ गया mr² डिवाइडेड बाई 20। लेकिन ये तो इसके अबाउट, हमें तो वाई एक्सिस के अबाउट करना था। अब कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ है तो इसको ICOM कह ही सकते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है ही, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों हम कह सकते हैं कि इस स्मॉलर डिस्क का अबाउट y जो होगा, स्मॉलर स्फीयर का y के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा ICOM प्लस का मास m जो कि m/8 है इंटू रेडियस r का स्क्वायर। ICOM कितना है कहोगे, अभी जस्ट फाइंड किया है mr²/20, mr²/20 प्लस m/8r²। 20 और 8 का एलसीएम बच्चों 40 हो जाएगा, 2mr² प्लस 5mr², 5 + 2 7, 7/40 mr²। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्मॉलर स्फीयर टू दैट ऑफ रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अबाउट वाई एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। तो आप रिक्वायर्ड रेशियो में बच्चों आप काम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड रेशियो, पहले तो स्मॉलर स्फीयर कितना है 7/40 mr², वाई एक्सिस के अबाउट अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग स्फीयर क्या होगा, तो पूरे स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अबाउट वाई एक्सिस जो कि आई है, माइनस का भी आपने स्मॉलर स्फीयर का जो अबाउट वाई एक्सिस निकाला है वो माइनस कर दीजिए, कैविटी है तो माइनस करना ही पड़ेगा। तो बच्चों 7/40 mr², और डिवाइडेड बाय आई कितना है 7 देखिए अब ध्यान से देखिएगा आई कितना है, आई सबसे पहले कैलकुलेट किया 8/5 mr² है, तो हमें यहाँ पे 8/5 mr² लिखना है, 8/5 mr² माइनस का ये तो अभी जस्ट कैलकुलेट किया आपने, स्मॉलर स्फीयर का कितना है 7/40 mr²। बच्चों कुछ कॉमन है बिल्कुल, mr² कॉमन लेंगे तो ये mr² से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 7/40, डिनोमिनेटर देखिए 5/40, अगेन 40 एलसीएम, 8 5 जा 8 8 जा 64 माइनस का 7 by 40 कैंसिल, 7/64 माइनस 7 दैट इज 57। सो 7/57 रिक्वायर्ड रेशियो है बच्चों। एक बार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नीट ने 2025 में इस प्रॉब्लम को, a bob is held in a horizontal plane by means of a string with an initial speed of omega rpm. The tension in the string is T. If speed becomes 2 omega while keeping the same radius, the tension in the string becomes. Let's say बच्चों हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कह रहा है कि आप क्या कर रहे हो, एक बॉब को एक स्ट्रिंग के हेल्प से क्या कर रहे हो, रोटेट करवा रहे हो। लेट्स से यहाँ से फिक्स है और ओमेगा से आप क्या कर रहे हो, रोटेट कर रहे हो, और यहाँ पे एक बॉब कनेक्टेड है हैविंग सम सर्टेन मास m। तो ऑफ कोर्स एक सेंट्रीपिटल अगर आप ऐसे करके व्हील करोगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो एक सर्कुलर पाथ जनरेट करेगा ये, और सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि इस बार टेंशन प्रोवाइड करेगा, एंड टेंशन विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर इंटू रेडियस आर। यहाँ पे रेडियस क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट्स से l। अब क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान समझिएगा
कीप द स्पीड बिकम्स 2 ओमेगा कीपिंग सेम रेडियस, रेडियस तो सेम रखना है, एल सेम रखना है, लेकिन स्पीड अब आपने ओमेगा से 2 ओमेगा कर दिया। टेंशन क्या होगा, लेट्स से न्यू टेंशन जो होगा, मास सेम, ओमेगा को 2 ओमेगा कर दिया, 2 ओमेगा का स्क्वायर, रेडियस सेम, एल हो जाएगा। ये था इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। टी न्यू डिवाइडेड बाय टी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, एम 2 ओमेगा का स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर एल, कैंसिल आउट बच्चों, एम एम ओमेगा स्क्वायर एल एल, 4 आ जाएगा। टी न्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ टी, टी न्यू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ टी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। The radius of gyration of a solid sphere of mass 5 kg about xy is 5 meter as shown in the figure. The radius of a sphere is 5x upon root 7 meter. Then the value of x is, बच्चों रेडियस ऑफ जायरेशन I इक्वल्स टू क्या होता है, एम के स्क्वायर, और ये जो रेडियस ऑफ जायरेशन है ये एक्स वाई एक्सिस के अबाउट है। तो एक्स वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड स्फीयर के इस एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ एक्सिस का हमें पता है कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr स्क्वायर, और रेडियस अगर r है बच्चों तो हम इस एक्स वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी फाइंड कर लेंगे, कितना, तो ICOM प्लस mr स्क्वायर, ICOM कितना है, 2/5 mr स्क्वायर प्लस का mr स्क्वायर। कैसे किया बच्चों, हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके, ठीक है। सॉल्व कीजिए, IXY कितना आ जाएगा, 5 + 2 दैट इज 7/5 mr स्क्वायर। अब बच्चों ये IXY जो है वही तो यहाँ पे आपने लिख रखा है, तो आप कहोगे 7/5 mr स्क्वायर इज इक्वल्स टू mk स्क्वायर, मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया। आइए 7/5 आर स्क्वायर, रेडियस कितना है स्फीयर का, 5x/√7, 5x/√7 इसका स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू के स्क्वायर, के तो 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर 25, सो 7/5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर 7 इज इक्वल्स टू 25, कैंसिल आउट होता हुआ बच्चे 7 7 दिखेगा, 25 25 दिखेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से 5 आ गया, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना था, √5 कौन सा ऑप्शन है, रेडियस आर एंड मास एम, सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर आर हुज रिम passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? नीट 2016 में ये प्रॉब्लम पूछा जा चुका है, ठीक है। हमारे पास लेट से एक डिस्क है और इस डिस्क को क्या कर रहे हैं अपन, लेट से ये डिस्क है, डिस्क का मास m गिवन है और रेडियस भी क्या है, r गिवन है। तो इसके सेंटर से पास करता हुआ जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिस्क का कैलकुलेट करना आता है, क्या होगा, mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब कह रहा है कि सर्कुलर होल ऑफ डायमीटर r whose rim passes through the center is cut। अब आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से बच्चों, आप यहाँ से रिम को जो है सेंटर पे रखना है, बिल्कुल यहाँ से आपने एक क्या किया है, ये जो है एक कैविटी बना लिया है, कैविटी प्रॉब्लम्स वाला कॉन्सेप्ट आ गया। इतना मास को आपने क्या किया है, निकाल फेंका है इसमें से। अब कितना मास है वो हमें फाइंड करना होगा, तो आप कहोगे मास पर यूनिट एरिया जो सिग्मा होता है, मास पर यूनिट एरिया, वो तो इसका भी सेम होगा और ये छोटे वाले डिस्क का भी सेम होगा। बड़े वाले डिस्क का अगर हम मास पर यूनिट एरिया, इसको मैं सिग्मा 1, इसको मैं सिग्मा 2, सिग्मा 1 शुड बी इक्वल्स टू सिग्मा 2, सिग्मा 1 क्या हो जाएगा, मास m डिवाइडेड बाई एरिया पाई कैपिटल R का स्क्वायर, और जो सिग्मा 2 है मास छोटा m ले लेते हैं और एरिया क्या हो जाएगा पाई, रेडियस कितना हो जाएगा r/2, क्योंकि डायमीटर है r तो रेडियस क्या हो जाएगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर। देखते हैं क्या सब कैंसिल आउट होगा, मास m अपॉन पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्मॉल m अपॉन पाई r स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। पाई r स्क्वायर कैंसिल, जो स्मॉल m होगा वो कैपिटल M/4 होगा। तो बच्चों मास हमें आ चुका है। अब ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से हम निकाल सकते हैं क्या, आप कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस सेंटर से पास करता हुआ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश कहता हूँ क्या हो जाएगा, तो अगेन mr स्क्वायर बाय 2, m कितना है इस बार m/4 और r कितना है r/2 का स्क्वायर, तो mr स्क्वायर बाय 2 होगा। सॉल्व कीजिए तो m/4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 2 जा 32, m/32 r स्क्वायर, ये आई डैश आया बच्चों। लेकिन हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिमेन डिस्क का किसके अबाउट चाहिए, इस सेंटर के अबाउट, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने वाले हैं। यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम
यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों इस स्मॉलर डिस्क का, वो क्या होगा वो हम फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं आई डैश कह चुका, उसको मैं I1 कह देता हूँ। I1 क्या हो जाएगा बच्चों? I1 हो जाएगा m/32 r² प्लस का, ये तो ICM हुआ, प्लस का m कितना है m/4 इंटू r कितना है r/2 का स्क्वायर, तो I इक्वल्स टू ICM प्लस MR²। ऑलराइट, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा m/32 r² प्लस का m/2 2 जा 4 4 जा 16 अब बच्चों 16 32 ऑफ कोर्स 32 एलसीएम होगा, MR² प्लस का 2 16 2 जा 2 MR², तो कितना आ जाएगा 3/32 MR²। अब देखिए, अब ये हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं है बच्चों, हमें तो रिमेनिंग का चाहिए। हमें क्या चाहिए? रिमेनिंग का। आई रिमेनिंग क्या होगा? आप कहोगे कि टोटल कितना था डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप कहेंगे MR²/2 था, जो कि हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर रखा है। अब इस छोटे से कैविटी को, जो सर्कुलर होल आपने काटा है, उसको निकाल के फेंका है, लेकिन उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट आ रहा था, वो कितना आ रहा था? तो आप कहोगे वो आ रहा है हमारा 3/32 MR² आ रहा है। ये क्या आई रिमेनिंग हो जाएगा टोटल माइनस जितना कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल फेंका, उसको माइनस करते हैं 2 और 32 का एलसीएम 32, 2 से 16 16 MR² माइनस का 3 MR², तो कितना आ गया बच्चों? 16 - 3 विल बी 13, 13/32 MR²। 13/32 MR² हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3, और यही बिल्कुल हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई होप हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में। सर्कुलर रिंग ऑफ मास m and radius r and arc corresponding to 90 degree sector is removed। बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक हमारे पास सर्कुलर रिंग है जिसका मास क्या दे रखा है? m दे रखा है, और रेडियस क्या है? r है। इसे हमने क्या किया, ये एक आर्क आपको दिख रहा होगा, इस आर्क को कह रहा है कि रिमूव कर दिया। ऑफ कोर्स ये 90 डिग्री पे दिख रहा होगा, तो 90 डिग्री पे एक सेक्टर है, इसको हमने रिमूव किया। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग and perpendicular to its plane of the ring is k times MR²। then the value of k is। अगर बच्चों अपन इसके अबाउट पूरे सर्कुलर रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीट रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें, तो आई हो जाएगा MR²। लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, अब हमने इसमें से एक सेक्टर 90 डिग्री पे एक सेक्टर है, इसको रिमूव किया है, तो आई रिमेनिंग कितना बच जाएगा? तो आप कहोगे कि पहले जो है अपन मास को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर पूरे सेक्टर का मास m था, तो इसमें से हमने m/4 बस रिमूव किया है, तो 9 जो मास रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा? टोटल m माइनस m/4, दैट इज 3m/4। कितना मास रिमेनिंग बच गया? 3m/4, तो 3m/4 मास हो गया। रेडियस अभी भी सेम ही है r², सो 3m/4 r², ये रिमेनिंग जो है हमारा बच्चों वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। लेकिन कह रहा है प्रॉब्लम कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो k टाइम्स, रिमेनिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो k टाइम्स MR² है, तो MR² ये रहा। k की जगह पे हम क्या लिखेंगे? k की वैल्यू हो गई 3/4। k का कितना वैल्यू है बच्चों? 3/4, जो कि हमारा ऑप्शन रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन टू द रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज। बच्चों अपन एक डिस्क जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से पास करता हुआ और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पता है। डिस्क का कितना होता है? आई होता है MR²/2। ऑलराइट, अब देखिए कह रहा है कि एक तो हमारा हो गया एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, दूसरा कह रहा है रेडियस ऑफ gyration ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर। अब बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से जो है हम डायमीटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, आई डायमीटर, वो कितना होता है? तो MR²/2 का हाफ, दैट इज MR²/4 हो जाता है। तो डायमीटर के अबाउट MR²/4, और सेंटर के अबाउट कितना होता है? MR²/2। अब रेडियस ऑफ gyration और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिलेट करते हैं अपन I इक्वल्स टू MK² के साथ। एक ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, I इक्वल्स टू MK², जो कि रेडियस ऑफ gyration और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। आगे देखते हैं, हमें रेशियो चाहिए रेडियस ऑफ gyration ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर, है ना। तो हमें क्या करना है? सेंटर से पास करता हुआ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो MR² है, उसको लिख लेते हैं। MR²/2 इज इक्वल्स टू MK²।
मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ से के जो आ रहा है वो आ रहा है r/√2। ये बच्चों किसके अबाउट है, सेंटर के अबाउट, इसको मैं k1 कह देता हूँ। K2, K2 कह रहा है कि डायमीटर के अबाउट, अगेन फॉर्मूला वही, आई डायमीटर कितना है बच्चों, mr²/4 है, इज इक्वल्स टू mk², इसको K2 कह देता हूँ, K2 का स्क्वायर, m कैंसिल, K2 यहाँ से आ जाएगा r/2, तो K2 हमने लिख लिया r/2। ऑल राइट, रेशियो चाहिए K1/K2 का, K1 is r/√2 and this one is r/2, that is 2 ऊपर r नीचे, r से r कैंसिल, √2 नीचे और 2 ऊपर, that is √2। सो K1/K2 का जो रेशियो है बच्चों क्या है, √2:1। तो आप डायरेक्ट यहीं से लिख सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड रेशियो है वो है √2:1, कुछ नहीं है तो 1, √2:1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर। द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड्स। द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज। बच्चे कह रहा है कि यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन जा रहा है, जो चेंज है वो है 1200 आरपीएम से 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। तो आप कहोगे कि हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू टाइम टी। हियर ओमेगा इज 3120 और ये बच्चों रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो पर मिनट को सेकेंड बनाने के लिए 60 करेंगे। ओमेगा के लिए 2 पाई इंटू एफ करना होता है, ये तो फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई इंटू एफ हो गया, विच इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल, कहोगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है 1200 आरपीएम, आरपीएम है तो डिवाइड बाय 60, ठीक है, प्लस का अल्फा इंटू टाइम कितना है 16 सेकेंड। तो बच्चों सबको ऐसा यूनिट में लेके अपन चल रहे हैं, 0 इन 0 को कैंसिल किया, 6 5 जा 30, 1 6 2 जा, दैट इज 52 इंटू 2 पाई इज इक्वल्स टू 0 0 कैंसिल और 6 1 जा 6 2 जा 22 जा 40 पाई, 22 जा 40 पाई प्लस का 16 टाइम्स ऑफ अल्फा। ऑल राइट बच्चों, 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, 104 पाई माइनस का 40 पाई इज इक्वल्स टू 16 अल्फा। ऑफ कोर्स हमें अल्फा ही चाहिए, 4 माइनस 0 विल बी 4, 10 माइनस 4 विल बी 6, 16 पाई अपॉन 16 इज इक्वल्स टू अल्फा, 16 1 जा 16 4 जा। सो बच्चों अल्फा कितना आ रहा है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 4 पाई कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, और यही हमारा बिल्कुल rotates around its center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. बच्चों कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना है और रेडियस को आप क्या कर रहे हो, प्रेजेंट रेडियस को ट्वाइस कर दे रहे हो। अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है इसका मतलब बाहर से कोई भी टॉर्क उस पर नहीं लग रहा है, और अगर बच्चों टॉर्क नहीं लग रहा है, सन क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और कहीं बाहर से आपने एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया है, इसका मतलब नेट टॉर्क अगर जीरो है एक्सटर्नल, तो एंगुलर मोमेंटम dl/dt क्या होगा, वो भी जीरो हो जाएगा बच्चों, और L जो है हमारा जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम जितना इनिशियल उतना ही बच्चों फाइनल भी हो जाएगा। क्या हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं इनिशियल फाइनल, बिल्कुल लिख सकते हैं। L इनिशियल विल बी आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल, L फाइनल विल बी आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल, लिख दिया। दोनों को इक्वेट करना है, आइए बच्चों इक्वेट भी कर लेते हैं। आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल आई फाइनल ओमेगा फाइनल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी दे रखा है, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों क्या होता है 2/5 mr²। तो आई इनिशियल हो जाएगा 2/5 mr², ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू आई फाइनल। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल में कुछ चेंजेस आने वाला है, मास तो सेम रहेगा लेकिन रेडियस को ट्वाइस किया है, दैट इज 2r कर दिया, 2r का स्क्वायर 2/5 m 2r का स्क्वायर ओमेगा फाइनल। ऑलराइट बच्चों, कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा होगा, 2/5 m 2/5 m, आर स्क्वायर ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू 4r² ओमेगा फाइनल, अगेन आर स्क्वायर कैंसिल आउट। बच्चों यहाँ से ओमेगा फाइनल बाय ओमेगा इनिशियल 1/4 आता हुआ दिख गया मुझे, बहुत बढ़िया।
लेकिन आप कहोगे कि सर ये तो टाइम दे रखा है, तो बच्चों टाइम और ओमेगा को जो है हम इक्वेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। सो टी फाइनल, एक मिनट, टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल का एक बार रेशियो ले लेते हैं। आप कहोगे 2 पाई बाय ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 पाई बाय ओमेगा फाइनल। बच्चों 2 पाई कैंसिल, ओमेगा फाइनल बाय ओमेगा इनिशियल आएगा, ओमेगा फाइनल बाय ओमेगा इनिशियल 1/4 आ चुका है। हमें चाहिए टी फाइनल, सो टी फाइनल विल बी 4 टाइम्स ऑफ टी इनिशियल। बच्चों टी इनिशियल 27 डेज है, तो 4 इंटू 27, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 108 डेज। कितना है बच्चों? 108 डेज, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप हर एक स्टेप आपको बहुत अच्छे समझ में बच्चों आ चुका हो। The angular acceleration of a body moving along the circumference of a circle is, बच्चों हमें एंगुलर acceleration का पूछ रहा है कि along the radius towards the center, नहीं, along the tangent to its position, along the axis of rotation। बच्चों जो एंगुलर एक्सेलरेशन बॉडी का होगा वो along the axis of rotation, एक्सिस ऑफ रोटेशन के along होता है ना। तो सी हमारा 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील फ्रॉम 60 आरपीएम टू 360 आरपीएम। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाईव्हील इज, बच्चों 60 आरपीएम से 360 आरपीएम तक लेके गए हो आप स्पीड को। दैट मीन्स एनर्जी कैसा होगा? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रोटेशन क्या होता है बच्चों? आप कहोगे हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इनिशियल है 60 और ओमेगा इनिशियल है 2 पाई इंटू 60 आरपीएम है। तो इसको अपन क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट को सेकंड बनाने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 पाई हो गया ओमेगा इनिशियल। और ओमेगा फाइनल बच्चों यहाँ से 2 पाई इंटू एफ की वैल्यू कितना है? 360 आरपीएम है, इसको भी 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 6 6 जा 6 2 जा 12 पाई। ऑल राइट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। बच्चों यही इतना ही तो एनर्जी आप दोगे ना, क्योंकि ओमेगा इनिशियल से तो चल ही रहा था। अब आपने ओमेगा इनिशियल से फाइनल ले गया, तो हाफ ऑफ आई, जो डिफरेंस है ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 484 जूल। बच्चों आई की वैल्यू फाइंड करना है। आई विल बी 2 इंटू 484 डिवाइडेड बाय ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, दैट इज 12 पाई का स्क्वायर माइनस का ओमेगा इनिशियल 2 पाई का स्क्वायर। ऑल राइट बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू 484 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर 144 पाई स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। 2 into 484 divided by 144 minus that is 140 into pi square। बच्चों यहाँ देखिए 2 into 484 डिवाइडेड बाय 140, पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 लिख देते हैं अपन। सॉल्व किया जाए 2 1 जा 2 7 जा, ठीक है। और बच्चों 484 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? 700। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा अप्रोक्सीमेटली 0.69 आता है बच्चों, जो कि 0.7 kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 0.69 कुछ आएगा, आप सॉल्व करोगे 0.7 kg 100 न्यूटन मीटर टर्न्स ऑफ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 300 kg मीटर स्क्वायर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इट्स एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड इज, बच्चों स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 0। टाइम कितना दे रखा है? 3 सेकेंड। हमें ओमेगा फाइंड करना है। ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस का अल्फा इंटू टाइम टी। ओमेगा फाइंड करना है, ओमेगा नॉट 0 है, अल्फा क्या होगा बच्चों नहीं पता है अभी फिलहाल तो। टाइम कितना है? 3। आइए अल्फा की बात करें तो हमें टॉर्क दे रखा है, टॉर्क कितना है? 100 न्यूटन मीटर, टॉर्क है 100 न्यूटन मीटर। और बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है 300। तो आप कहोगे कि सर टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा, सो अल्फा विल बी टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क है कितना बच्चों? 100, आई है कितना? 300, दैट इज 1/3। कितना आ गया अल्फा? 1/3। सो ओमेगा इक्वल्स टू अल्फा दैट इज 1/3 इंटू 3, 3 3 कैंसिल, ओमेगा कितना आ गया? 1 रेडियन पर सेकेंड। 1 रेडियन पर सेकेंड हमारा ऑप्शन। thin rod about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the rod is 2400 gram centimeter square. Length of 400 gram rod is nearly,
बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड क्या होता है, तो आपको हो गए आई इक्वल्स टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 होता है। एंड के अबाउट कितना होता है बच्चों, आई एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होता है। तो कुछ बातें हैं जो आपको याद होना चाहिए। आइए, हमें तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 से काम है। एम एल स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जो कि गिवन है 2400। ऑलराइट, मास कितना है बच्चों, 400 ग्राम। एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 2400। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, दो जीरो ने दो जीरो कैंसिल किया, 4 1 जा 4 6 जा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 इंटू 6 दैट इज 72। तो एल क्या हो जाएगा, √72। √72 बच्चों कितना आता है, 8.48 सेंटीमीटर। तो एल को अप्रोक्सीमेटली अपन 8.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, जो कि हमारा रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r about its on axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis। बच्चों सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर दे रखा है, मास m रेडियस r, सेम मास सेम रेडियस। आइए अपन रेडियस रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ जाइरेशन का। सबसे पहले अगर सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr² विच इज इक्वल्स टू, अब रेडियस ऑफ जाइरेशन के लिए आई इक्वल्स टू क्या होता है, mk²। तो बच्चों यहाँ से m ने m को कैंसिल आउट कर दिया, k क्या हो जाएगा, आपको हो गया √2/5 r², बाहर आके r बन जाएगा। ये रहा अपना सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो के एस लिख देता हूँ मैं, ये अपना इक्वेशन 1। आइए होलो स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होलो स्फीयर का क्या होता है, 2/3 m मास सेम रेडियस सेम r² विच इज इक्वल्स टू mk²। अगेन अब बच्चों ध्यान समझिएगा, यहाँ पे मास ने मास को कैंसिल किया, ये के होलो स्फीयर है तो h से मैं डिनोट कर देता हूँ। के एच क्या हो जाएगा, आपको हो गया √2/3 टाइम्स ऑफ r² अगेन बाहर आ जाएगा। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, रिक्वायर्ड रेशियो बच्चों के सॉलिड स्फीयर का होलो स्फीयर के साथ रेशियो लेना है। सॉलिड स्फीयर का क्या था, √2/5 टाइम्स ऑफ r, होल स्फीयर का √2/3 टाइम्स ऑफ r। r एंड r गॉट कैंसिल, क्या हो जाएगा 2/5, 2/3, 2 2 कैंसिल, 3 ऊपर 5 नीचे, √3:5। जो रिक्वायर्ड रेशियो है बच्चों √3:5 का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर। टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 J cap न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 K cap मीटर। बच्चों टॉर्क कैलकुलेट करना है। टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्या होगा, 2 K cap तो पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, अबाउट ओरिजिन है दैट इज 2 - 0, 2 - 0 विल बी 2। तो 2 K cap इन क्रॉस एफ कितना है, 3 J cap। बच्चों के क्रॉस जे माइनस आई होता है, 3 2 जा 6 -6 आई कैप न्यूटन मीटर जो है हमारा टॉर्क हो जाएगा, -6 आई कैप न्यूटन मीटर। ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg and radius 4 centimeter is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolution is। बच्चों सबसे पहले अगर आप देखें तो ओमेगा इनिशियल हम लिखेंगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है 3 rpm, रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो डिवाइड बाय 60, 3 2 जा 6 6 10 दैट इज π/10 आ गया हमारे पास ओमेगा इनिशियल। ओमेगा फाइनल जो कि ओमेगा है 0 हो जाएगा। थीटा कितना है बच्चों, थीटा है 2 पाई रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, 2 पाई रिवॉल्यूशन में 2 पाई इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई स्क्वायर रेडियन। ऑलराइट बच्चों, हमें क्या चाहिए यहाँ से, पहले तो अल्फा फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, ओमेगा नॉट स्क्वायर π/10 दैट इज π² 100 प्लस का 2 अल्फा बच्चों निगेटिव होगा क्योंकि आप इनिशियल वेलोसिटी से रेस्ट तक ले जा रहे हो तो अल्फा नेगेटिव होगा। थीटा कितना है बच्चों, 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो माइनस वाले क्वांटिटी को इधर ले जाएं, 4 2 जा 8 पाई स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू π²/100। पाई स्क्वायर ने पाई स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया, अल्फा आ गया 1/800। अल्फा कितना आ गया बच्चों, 1/800। अब ध्यान समझिएगा, अल्फा 1/800 के बाद हमें क्या करना है, हमें तो चाहिए टॉर्क। टॉर्क कितना हो लगेगा, तो आपको टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। सॉलिड सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होगा, इंटू अल्फा कितना है 1/100। बच्चों मास कितना है 2 kg, आर कितना है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 4/100 का स्क्वायर कीजिए डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/800। आइए सॉल्व कर लेते एक बार फटाफट। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, टॉर्क हम कैलकुलेट कर रहे हैं,
2 ने 2 को कैंसिल किया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 100 का स्क्वायर 10 to the power 4 इंटू 1 अपॉन 800। बच्चों 8 1 जा 8 2 जा 2 इंटू 10 टू दी पावर 2 2 4 2 6 -6 लिख सकता हूँ न्यूटन मीटर, क्योंकि टॉर्क है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ द फोर्स F वेक्टर 4I plus 5j minus 6k at 2, 0, -3 about the point 2, -2, -2 is given by। सबसे पहले बच्चों आप लिखना सीखिए कि फोर्स कहाँ अप्लाई करना है और हम मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क कहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। तो टॉर्क अबाउट द पॉइंट, लेट्स से ये पॉइंट है कितना 2, -2, -2। इसके अबाउट हमें क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया है बच्चों, फोर्स आपने अप्लाई किया है 2, 0, -3, ठीक है। और जो फोर्स वेक्टर है वो 4I 5j -6 के गिवन है। बच्चों मोमेंट ऑफ फोर्स दैट इज टॉर्क फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, R क्रॉस F करना पड़ता है, R क्रॉस F करना पड़ता है। ऑलराइट, तो हम R पहले तो फाइंड कर ले। R वेक्टर होगा कितना बच्चों, तो 2 - 2 0, 0 - 2 2, -3 -2, अब माइनस माइनस प्लस दैट इज -1। आइए बच्चों हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, डिटर्मिनेंट से हम फाइंड कर लेते हैं बच्चों आई जे के। ऑलराइट, अब आइए R कितना है 0 2 -1 और F कितना है बच्चों 4 5 -6। चलिए फाइंड करते हैं आई कैप, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई कैप। हाइड एंड सीक खेलना है बच्चों, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पूरे लाइन को बंद कीजिए। 6 2 जा -12 -12 माइनस माइनस प्लस का 5। ऑलराइट, माइनस का जे कैप, ठीक है, माइनस जे कैप 600 प्लस का 4 प्लस का के कैप, ये कैंसिल और ये 500 माइनस का 4 टू जाए। तो टॉर्क जो आ रहा है बच्चों -12 + 5 दैट इज माइनस का 7I कैप माइनस का 4J कैप एंड माइनस का 8K कैप। -7I कैप -4J कैप -8K कैप हमारा ऑप्शन नंबर 3 है और यही बिल्कुल सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 cm is rotating about its axis at the rate of 3 rpm. The torque required to stop after 2 pi revolution is। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसको जो रोटेशन कर रहा है इसको स्टॉप कर देना है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा वो 0 हो जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो रहेगा क्योंकि रेट दे रखा है 3 rpm। ऑलराइट, टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम अप्लाई कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम रोटेशन के लिए। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, कि नेट वर्क डन ड्यू टू ऑल द फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बच्चों चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और नेट वर्क डन को हम टॉ इंटू डी थीटा दैट इज थीटा लिख देते हैं, ठीक है, टॉ इंटू थीटा। याद कीजिए वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ रोटेशन में वर्क डन लिख रहे हैं इसलिए टॉर्क इंटू थीटा इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर माइनस का हाफ I ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में फॉर्मूला क्या होता है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, अब ये टॉर्क तो फाइंड करना है, थीटा कितना दे रखा है वो देखते हैं। द टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टॉप आफ्टर 2 पाई रिवॉल्यूशन इज, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है बच्चों वो 2 पाई रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा। कहोगे सर एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो 2 पाई रिवॉल्यूशन में क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई रेडियन। थीटा का काम हो गया बच्चों। आइए RHS देखते हैं। हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I को आप कॉमन ले सकते हैं, हाफ कॉमन ले लिया, I कॉमन ले लिया। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है बच्चों mr² इंटू ओमेगा फाइनल 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप स्टॉप कर रहे हो, तो ओमेगा फाइनल 0 का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल। बच्चों यहाँ पे रेट दे रखा है 3 rpm रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा कैसे फाइंड करे, आप कहोगे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी है ना 3 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई इंटू एफ कितना है 3 rpm रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट को सेकेंड बनाने के लिए 60 कर देते हैं बच्चों। लीजिए अभी इसको क्या करना होगा, स्क्वायर करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर है। ओमेगा इनिशियल आई होप आप लिखना समझ गए हैं बच्चों। अब देखिए सॉल्व करते हैं अपन। टॉर्क इंटू 2 2 जा 4 पाई इज इक्वल्स टू हाफ, मास कितना है 2 kg, रेडियस 4 सेंटीमीटर है दैट इज 4/100 का स्क्वायर, स्क्वायर कर लेते हैं, बाई 2 है 2 भी कर लेते हैं,
यहाँ पे बच्चों माइनस का 3 टू जा 6 पाई, तो 3 टू जा 6, 6 कैंसिल, पाई पाई का स्क्वायर बाय 100, यही तो होगा। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं। क्या सब है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। टॉर्क, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे देखिए 2 पाई रिवॉल्यूशन था, तो 2 पाई इंटू 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन, तो 2 पाई में 2 पाई इंटू 2 पाई, तो 4 पाई स्क्वायर है। टॉर्क इंटू 4 पाई स्क्वायर, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, पाई स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। बच्चों देखिए टॉर्क क्या आ रहा है, 1/2 इंटू 100 का स्क्वायर। और एक और चीज देखिए बच्चों, यहाँ जो आपने 4 से 4 को कैंसिल किया, 4 का स्क्वायर है, तो एक 4 तो चलिए कैंसिल आउट हो गया, लेकिन दूसरा 4 अभी मौजूद है। और एक नीचे माइनस साइन, तो निगेटिव यहाँ लगा दीजिए, 100 एक और है नीचे, 2 1 जा 2 2 जा, तो बच्चों यहाँ से टॉर्क आ रहा है माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर 2 2 4 2 6 -6। टॉर्क इज -2 इंटू 10 टू द पावर -6। अब बच्चों, जो अगर आपने वेलोसिटी जीरो कर दिया है, इनिशियल वेलोसिटी था कुछ, फाइनल वेलोसिटी जीरो किया, ऑफ कोर्स आपका जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा, तो टॉर्क का डायरेक्शन भी क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए माइनस साइन आया है। मैग्नीट्यूड की अपन बात करें तो मैग्नीट्यूड है बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, और वही बिल्कुल करेक्ट। पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 मीटर पर सेकेंड इन द nth राउंड, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी। बच्चों अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो ऑफकोर्स इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी इनिशियल, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। सर्कल है जिसका रेडियस r है, इट अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ v0 इन द nth राउंड। तो बच्चों v0 और ओमेगा के बीच में रिलेशन आपको पता है, v0 दैट इज v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ से v0 बाय r, ओमेगा क्या हो जाएगा जो v0 अपॉन r। ओके, इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, अल्फा क्या होगा ये बताना है, और nth राउंड जो डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों थीटा, वो nth राउंड में, एक राउंड में 2 पाई एंगल कवर करता है, तो nth राउंड में 2 पाई एन रेडियन हो जाएगा। कितना हो जाएगा थीटा, 2 पाई एन रेडियन, एक राउंड में 2 पाई रेडियन, तो एन राउंड में 2 पाई एन रेडियन। बच्चों ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा, थीटा सारा हमने वेरिएबल्स लिख लिए हैं, और जो गिवन है वो भी लिख लिया है। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा फाइंड करना है, तो हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा थीटा, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर दैट इज वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट 0 प्लस का 2 अल्फा, और थीटा कितना है बच्चों 2 पाई एन। यहां से हमने क्या फाइंड करना है, अल्फा, सो अल्फा विल बी वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2 टू जा 4 पाई एन। Alpha is V naught square upon 4 pi n r square, and unit of alpha is radian per second square. So option 4 will be our correct answer, V naught square upon 4 pi n r square रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल राइट, रोटेशन का क्वेश्चन है, नीट ने 2019 में पूछ रखा है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। The center of mass of the cylinder has a speed of 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. बच्चों ध्यान समझिएगा, एक चीज है, सिंस सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर हैज 4 मीटर पर सेकेंड और रोल कर रहा है, दैट मीन्स इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों है। इनिशियली ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसको लेके ये ऊपर की तरफ अप द इंक्लाइन रोल कर रहा है। रोल करते 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 बच्चों लेट से अपन मान लेते हैं कि कहाँ पे पहुंच चुका है, ये यहाँ पे पहुंच चुका है। कहाँ पहुंच चुका है, यहाँ पे रोल करते करते ये पहुंच चुका है। ऑल राइट, अब ध्यान समझिएगा, तो ये अगर ग्राउंड सरफेस से मैं देखूँ तो ये h हाइट ऊपर जा चुका है। जब ये यहाँ पे गया है बच्चों तो इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि वहीं तक पहुंच पाया है, इसका मतलब उस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन वेलोसिटी जीरो होगी, तभी तो वहीं तक पहुंच पाया है। होती वेलोसिटी तो और आगे जाता, लेकिन हमने कहा कि भाई तू वहां तक पहुंच गया, ठीक है, वेलोसिटी जीरो हो गई। वेलोसिटी जीरो हो गई तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गया।
अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ है बच्चों, लेकिन हमने तो ये सीखा है कि एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन वगैरह है जिसमें लॉस होगा। एनर्जी क्या होगा, कंजर्व रहेगा। और अगर एनर्जी कंजर्व रहेगा तो ये काइनेटिक एनर्जी जरूर किसी चीज में गया है। कहाँ गया है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी में। लेट्स से जब वो ग्राउंड सरफेस पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो था लेकिन काइनेटिक एनर्जी था। लेकिन अब वो जब एच हाइट ऊपर जा चुका है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया। दैट मीन्स एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी किधर चला गया, ट्रांसपोर्ट हो चुका है किधर, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हमारा काम है कि काइनेटिक एनर्जी जितना है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए। इक्वेट कर दे इसको। काइनेटिक एनर्जी की बात करें बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी दो टाइप का है। इसके पास रोलिंग मोशन है इसलिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों सिंपल फॉर्मूला है mgh। ऑलराइट, क्या हो जाएगा, mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बच्चों एक रिलेशन याद करते हैं अपन, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। सो ओमेगा को v बाय आर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आई ओमेगा का स्क्वायर को हम v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू mgh। बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें सॉलिड सिलेंडर और डिस्क दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। कितना होता है, mr स्क्वायर बाय टू, mr स्क्वायर बाय टू इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू mgh। देखिए बच्चों कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा आपको, आर स्क्वायर कैंसिल, मास 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 कैंसिल, आ जाएगा वी स्क्वायर बाय टू प्लस का वी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू gh। ऑलराइट बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, वी स्क्वायर बाय टू प्लस वी स्क्वायर बाय फोर, टू और फोर का एलसीएम ऑफ कोर्स फोर होगा, टू से टू जा प्लस वन दैट इज थ्री, वी स्क्वायर बाय फोर इज इक्वल्स टू जी एच। एच की वैल्यू बच्चों हमें यहाँ से फाइंड कर लेना है, क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू थ्री वी स्क्वायर, वी कितना है फोर, फोर का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय फोर इंटू जी की वैल्यू 10, फोर वन जा फोर, फोर जा फोर, थ्री जा 12, 12 अपॉन 10। एच कितना आ गया बच्चों 12 अपॉन 10। लेकिन क्या हमें 12 अपॉन 10 वाला फाइंड करना, हाइट फाइंड करना, नहीं नहीं नहीं। ऑप्शन बच्चों देखिए 1.2 दिया हुआ है, अगर आपने इसको टिक कर दिया तो गलत किया आपने, है ना। तो हमें तो वो फाइंड करना ही नहीं, हमें तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सिलेंडर ऑन द इंक्लाइंड सरफेस। ये डिस्टेंस बच्चों, ये डिस्टेंस कवर करना था। ये डिस्टेंस अगर फाइंड करना है आपको कि सर राइट एंगल ट्राइंगल तो दिख रहा है ना हमें, साइन थीटा भी दे रखा है, तो साइन 30 इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन 30 क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर जो कि h है, और हाइपोटेनियस इसको मैं s कह देता हूं, हमें s फाइंड करना है। साइन 30 वन बाई टू, एच कितना है बच्चों 12 अपॉन 10 इंटू एस, टू वन जा टू, फाइव जा, हमें एस चाहिए, एस हो जाएगा 12 अपॉन फाइव, फाइव टू जा 10.4, 2.4 मीटर, 2.4 मीटर हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों वन है। और ऑलराइट, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरा नाम रितेश चौधरी, आपके लिए नीट 2019 का मैं प्रॉब्लम लेके आया हूँ। A disk of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? बच्चों वर्क पूछा है, और कहीं ना कहीं देखिए आप वेलोसिटी वगैरह जो है इसमें रिलेटेड है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे रोटेशन के लिए भी अप्लाई करते हैं। और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा क्या कहता है बच्चों, कि जो नेट वर्क डन होगा वो इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, अब बच्चों अगर आपको स्टॉप करना है दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो करना है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बच्चों अगर जीरो करना है तो आपको वर्क डन जरूर निगेटिव करना होगा, निगेटिव वर्क डन होगा तभी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप जीरो कर पा रहे हो। क्या बच्चों हमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइंड करना चाहिए, बिल्कुल। आइए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या होगा, सिंस बॉडी हमारा रोल कर रहा है बच्चों, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल दोनों का होगा समेसन, है ना। रोलिंग मोशन है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है बच्चों। आइए हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाय टू होता है बच्चों। ओमेगा को मैं v इक्वल्स टू आर ओमेगा, एक रिलेशन और यूज करते हैं, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा को v बाय आर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर है तो v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
क्या बच्चों, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। क्या हमारे पास आ गया हाफ एम वी स्क्वायर प्लस का 1/4 एम वी स्क्वायर। तो बच्चों एम वी स्क्वायर बाय 2 प्लस का एम वी स्क्वायर बाय 4 आ चुका है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। 2 और 4 कैल्शियम ऑफ कोर्स 4 होगा, 2 2 जा 2 प्लस 1 दैट इज 3/4 एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ गया। अब बच्चों आते हैं, अप्लाई करते हैं अपन अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि जो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 है, माइनस का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 3/4 एम वी स्क्वायर। सो बच्चों यहाँ से नेट वर्क डन जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 3/4। मास m कितना है, m है 100 kg। वेलोसिटी v कितना है, सेंटर ऑफ मास आज स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 20/100 करना होगा मीटर पर सेकेंड के लिए। अगेन स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख देना। 100 ने 100 कैंसिल किया, 2 जीरो ऊपर 2 जीरो नीचे, 2 2 जा 4 4 कैंसिल आउट। वर्क नेट कितना आ रहा है बच्चों, 3 जूल। आप कहोगे सर -3 मैंने बच्चों पहले ही बताया है कि आपने वेलोसिटी को डिक्रीज किया है, काइनेटिक एनर्जी को 0 किया है, तो जो वर्क डन होगा वो निगेटिव वर्क डन होगा, इसलिए वो माइनस साइन निगेटिव शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड कितना है, 3 जूल, जो कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है और यही बच्चों हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हो बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक से एक बेहतरीन प्रॉब्लम को बेहतरीन सॉल्यूशन जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेकआउट करें और जिस भी चैप्टर का प्रिपरेशन आपको करना है अराउंड 100 क्वेश्चंस हर प्लेलिस्ट में है, तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। PYQs रेगुलर बेसिस पे जो है जेई के और नीट के इस चैनल पे अपलोड होता हुआ आपको मिलता रहेगा। ठीक है। An object flying in air with velocity 20 I cap plus 25 j cap minus 12 k cap suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with velocity 100 I cap plus 35 j cap plus 8 k cap. The velocity of larger piece will be. बच्चों प्रॉब्लम नीट 2019 में पूछा गया है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ये हो गया होगा कि ये जो है बॉम्ब जो है एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे हम जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों, क्योंकि एक्सप्लोजन में नेट एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लगता नहीं है बच्चों, और सिंस नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो हम क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं लिखता हूं कि अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ऑलराइट बच्चों, क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा पार्टिकल का उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, चाहे पार्टिकल हो या सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम की अगर बात करें बच्चों तो एक ऑब्जेक्ट है जो कि एयर में फ्लाई कर रहा है और जो ब्रेक हुआ है वो 1:5 के रेशियो में। तो 1 + 5, लेट से अपन मास ले लेते हैं 6m। 6m का एक पार्ट m हो गया, दूसरा पार्ट 5m हो गया। ऑलराइट बच्चों, मास कंजर्व रहेगा। तो 6m मास जो है उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या है, तो आपको हो गए 20 I कैप 25 J कैप एंड -12 K कैप। बच्चों मैं कॉमा लगा दे रहा हूं, I कैप J कैप K कैप लास्ट में लिख लेंगे। तो मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल हो चुका है, इनिशियल मोमेंटम लिख लिया आपने। फाइनल मोमेंटम में हमारे पास 2 पार्टिकल आ चुका है, 2 पीसेस है, एक मास m और दूसरा मास 5m। 1:5 है, m एंड 5m। ऑलराइट, द स्मॉलर मास फ्लाइज ऑफ स्मॉलर मास दैट इज m की वेलोसिटी दे रखी है कितना 100, 35, 8। बच्चों क्या हमें 5m का वेलोसिटी ऑफ लार्जर पीस फाइंड करना है, बिल्कुल 5m का जो वेलोसिटी होगा मैं vx, vy, vz कर लेता हूं। ऑलराइट, देखिए बच्चों मास 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 कैंसिल आउट होता हुआ दिखेगा आपको। 26 जा 120, LHS को पहले काम कर लेते हैं, कॉमा 25 6 जा 150, कॉमा 12 6 जा -72, माइनस लगा इसलिए माइनस, विच इज इक्वल्स टू, इधर है बच्चों 100, 35, 8 प्लस का 5 टाइम्स ऑफ Vx, Vy, Vz। हमें बच्चों Vx या Vz में इंटरेस्ट है। 135 8 को इधर भेज देते हैं, यहां से मैं सॉल्व करता हूं बच्चों। 120 -100 हो जाएगा, कॉमा 150 -35 हो जाएगा, कॉमा -72 -8 हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ Vx, Vy, Vz। ऑलराइट, 120 -100 कितना होगा बच्चों 20,
150 minus 35, 10 minus 5 will be 5, 4 minus 3 will be 1, 115, minus 22 minus 8 minus 80। बच्चों क्या इसको मैं 5 से डिवाइड कर लूं? अब हमारे पास RHS में Vx, Vy, Vz रह गया। 5 को हमने इधर लिया है। 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 3 जा, 5 16 जा minus 16, which is equals to Vx, Vy, Vz। अब देखिए बच्चों, यहां से हमसे Vx पूछा है, हम कहेंगे 4i कैप। Vy कितना है 23j कैप। Vz कितना है -16 k कैप। बच्चों एक बार फाइंड कीजिए, -20 जबकि 4i होना चाहिए। 4i सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन बच्चों ऐसे ही गलत हो गए। मैच कर लेते हैं। 4i 23j -16 k, 4i 23j -16 k। ऑलराइट बच्चों, तो सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो फटाफट क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। A disk and a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first? आइए बच्चों, लेट्स से हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन है उसका सेम एल्टीट्यूड और सेम लेंथ है दोनों स्ट्रक्चर के लिए, तो ऑफकोर्स थीटा भी सेम ही होगा। कह रहा है कि विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट। सबसे पहले कौन पहुंचेगा बॉटम ऑफ द प्लेन पे? तो आप कहोगे जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो पहले पहुंचेगा। लेट्स से बच्चों अपन इस इंक्लाइन की ही बात करें, यहां से जो ऑब्जेक्ट जल्दी, जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से आएगा उतना जल्दी नीचे बॉटम पे पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन बच्चों बिल्कुल रटा होना चाहिए। एक्सेलरेशन ए इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, where k is moment of gyration and r is radius। ऑलराइट बच्चों, तो g और sin थीटा दोनों के लिए सेम होगा। 1 फिर से सेम होगा, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर दोनों स्ट्रक्चर का अलग होगा। आइए बात करते हैं डिस्क का। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बच्चों? आप कहोगे mr स्क्वायर बाय 2 होता है सर, और जायरेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? I इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। मास ने मास को कैंसिल आउट किया, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर अगर आप यहां से देखें तो 1/2 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्क हो गया। सॉलिड स्फीयर की बात करें, सॉलिड स्फीयर की अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? 2/5 mr स्क्वायर, और आई ही होता है एम के स्क्वायर भी। मास ने मास को कैंसिल आउट कर दिया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर अगर देखें आप, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो क्या आ रहा है बच्चों? 2/5। एक्सेलरेशन अगर देखें अपन डिस्क का, ए डी फॉर डिस्क, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर दैट इज 1/2। जी साइन थीटा अपॉन 2 + 1 3/2 दैट इज 2g साइन थीटा अपॉन 3, 2/3 जी साइन थीटा। आइए बच्चों एक बार सॉलिड स्फीयर का देखें। स्फीयर का हो जाएगा g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 + 2/5। सॉल्व कीजिए तो 5 + 2 दैट इज 5/7 जी साइन थीटा। ये है 2/3 जी साइन थीटा, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 5/7 जी साइन थीटा। जी साइन थीटा, जी साइन थीटा दोनों के लिए तो सेम ही है। ये है 5/7, ये है 2/3। 2/3 अगर करें तो 3 से 2 0.67 कुछ ऐसे आ रहा है, और 7/5 करे बच्चों 0.77 जा 49, 0.72 समथिंग आ रहा है। तो ऑफकोर्स स्फीयर जो है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा आ रहा है किससे? डिस्क से। तो ए ऑफ स्फीयर इज ग्रेटर देन ए ऑफ डिस्क, और अगर डिस्क से ज्यादा है एक्सेलरेशन का स्फीयर तो पहले कौन पहुंचेगा बच्चों? आप कहोगे स्फीयर पहुंचेगा, और थर्ड हमारा बिल्कुल। टू रोटेटिंग बॉडीज ए एंड बी ऑफ masses m and 2m with moments of inertia I and IB, where IB is greater than I, have equal kinetic energy of rotation. If LA and LB be their angular momenta respectively, then बच्चों हमें काइनेटिक एनर्जी इक्वल दे रखा है। लेट्स से काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। और बच्चों अगर एंगुलर मोमेंटम मुझे इंसर्ट करना है इसमें तो एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है। मैं कहता हूं स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड, एल स्क्वायर इज आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर।
आइए अब काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को देखते हैं। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं एल स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर। एक आई ने एक आई को कैंसिल आउट कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में आ रहा है वो आ रहा है एल स्क्वायर अपॉन 2i। ऑलराइट बच्चों, यहां तक। अब देखिए क्या सब दे रखा है। काइनेटिक एनर्जी दोनों का इक्वल दे रखा है, के इज इक्वल टू के बी। सो एल ए का स्क्वायर अपॉन 2ia इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी, एल बी का स्क्वायर अपॉन 2ib। कर सकते हैं बच्चों, के एल ए का स्क्वायर अपॉन 2ia इज इक्वल्स टू के बी, दैट इज एल बी का स्क्वायर अपॉन 2ib। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास एल ए और एल बी के बीच में रिलेशन चाहिए। हम कह सकते हैं कि एल ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, या फिर एल ए स्क्वायर अपॉन एल बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई ए अपॉन आई बी कह सकते हैं बच्चों। यहां से हम एल ए अपॉन एल बी क्या कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ आई ए अपॉन आई बी। अब ध्यान समझिएगा बच्चों, हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि आई बी इज ग्रेटर देन आई ए। आई बी अगर आई ए से ज्यादा है बच्चों तो ये पूरा पूरा लेस देन 1 हो जाएगा। दैट मीन्स एल बी जो है बच्चों, एल बी हमारा ग्रेटर देन एल ए हो जाएगा। एल बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन एल ए हो जाएगा। आप डायरेक्ट इतना रिलेशन ना बना के यहां से ये भी कह सकते हो कि सर एल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से देखिए बच्चों, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2ki कह सकते हैं। एल स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका एल ज्यादा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बी का ज्यादा है तो एल बी भी तो ज्यादा होगा। तो थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बच्चों आप इस इतना एक्सप्रेशन ना भी बनाओ तो काम चल जाएगा, एमसीक्यू है। All right, a solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energy of rotation will be. बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन होता है हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही होता है। आइए अपन सबसे पहले सॉलिड स्फीयर की बात करें। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा बच्चों वो 2/5 mr स्क्वायर होता है, 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन जिसको हम यहाँ पे ई स्फीयर से डिनोट किया है तो हम भी ई स्फीयर कह देते हैं। क्या हो जाएगा, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दैट इज 2/5 mr स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर। लेट्स से जो सॉलिड स्फीयर है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया। हमारे पास जो रेशियो आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, mr स्क्वायर बाय 5 ओमेगा स्क्वायर। नाउ कम टू सॉलिड सिलेंडर। जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा वो है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का अगर अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो क्या हो जाएगा, सॉलिड सिलेंडर बच्चों डिस्क की तरह बिहेव करेगा, mr स्क्वायर अपॉन 2। ऑलराइट, नेक्स्ट ई दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दैट इज mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा कह रहा है कि ये ट्वाइस, ये ओमेगा से सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर जो है वो 2 टाइम्स ट्वाइस दैट ऑफ स्फीयर लिखा हुआ है, तो दैट इज 2 ओमेगा का स्क्वायर। ऑलराइट, यहां से mr स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 ओमेगा स्क्वायर, 4 ने 4 को कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अरे बच्चों रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, ई स्फीयर डिवाइडेड बाय ई सिलेंडर। स्फीयर कितना है 5 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 5 और सिलेंडर कितना है mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, mr स्क्वायर 1/5 आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, 1:2 is wound around a hollow cylinder of mass 3 kg and radius 40 centimeter. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled with a force of 30 Newton? बच्चों आप अगर रोप को पुल करोगे, ठीक है, तो सेंटर के अबाउट ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। रोटेट करेगा तो ऑफ कोर्स एंगुलर एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो टॉर्क होगा वो आई अल्फा के इक्वल होगा, वेयर अल्फा इज आवर एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क क्या होगा बच्चों, तो टॉर्क आप कहोगे कि हमने किससे किया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फोर्स कितना है 30 न्यूटन। तो लेट से ये हमारा जो है होलो सिलेंडर है, इसको हमने फोर्स लगाया है कितना 30 न्यूटन का। ठीक है बच्चों, तो सेंटर के अबाउट जो होगा इसकी वजह से टॉर्क जरूर जनरेट होगा। कितना जनरेट होगा, 30 इंटू ये जो रेडियस है बच्चों, रेडियस कितना है 40 सेंटीमीटर, दैट इज 40/100 मीटर।
आप कहोगे कि सर इसका मास भी है सिलेंडर का, तो मास m इंटू जी की वजह से टॉर्क बच्चों जीरो होगा, क्योंकि देखिए वो सेंटर से ही पास कर रहा है। तो टॉर्क जो है सिर्फ और सिर्फ कौन प्रोवाइड कर रहा है, आप कहोगे ये जो अप्लाइड फोर्स है 30 न्यूटन। कितना, तो 30 इंटू 40/100। आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होलो सिलेंडर का क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे होलो सिलेंडर रिंग की तरह बिहेव करता है, दैट इज mr² इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। जीरो जीरो ने जीरो जीरो कैंसिल किया, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू मास कितना है बच्चों 3, आर कितना है 40/100 कर लेते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं इंटू अल्फा। ऑलराइट, यहाँ से 3 1 जा 3 4 जा 4 इज इक्वल्स टू, जीरो ने जीरो को भी कैंसिल किया, 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100 अल्फा। सो बच्चों यहाँ से अल्फा कितना आ रहा है, तो आप कहोगे 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16, 4 1 जा 4 जा 4 1 जा 4 25 जा 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बच्चों एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होगा। देखिए 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, गलत, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हमारा ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्ट्स ए दैट इज सॉलिड स्फीयर, बी दैट इज थिन सर्कुलर डिस्क एंड सी अ सर्कुलर रिंग इच हैव द सेम मास m and radius r. They all spin with same angular speed omega about their own symmetric axes. The amount of work required to bring them to rest would satisfy the relation. बच्चों वर्क डन कितना करना पड़े कि आप उसको रेस्ट में ला सको, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि वर्क डन होता है जैसे लीनियर ट्रांसलेशन मोशन के लिए याद होगा F.ds होता है, वैसे ही जो हमारा रोटेशनल मोशन है उसके लिए क्या होता है टॉर्क T थीटा, टॉर्क और थीटा, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों डिस्प्लेसमेंट वगैरह तो सबका सब कुछ सेम ही है। टॉर्क की अगर बात करें तो टॉर्क होता है आई इंटू अल्फा। टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगेन अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, वो सेम रहेगा, सेम ओमेगा है, सेम एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह रहेगा। वर्क डन किस में ज्यादा होगा, आप कहोगे कि सर वर्क तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टॉर्क का है और टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, तो वर्क ज्यादा तब होगा जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका ज्यादा होगा वर्क डन उसको ज्यादा करना पड़ेगा उसमें, उसको रेस्ट में लाने के लिए। आइए बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए सॉलिड स्फीयर है, क्या होता है 2/5 mr², मास सेम रेडियस सेम। बी कौन सा स्ट्रक्चर है सर्कुलर डिस्क, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। सी क्या है रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। बच्चों आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे कि सबसे ज्यादा सी का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर है बी का और फिर है बच्चों ए का। बी का 0.5 है, ए का 0.4 है, ऑफकोर्स बी इज ग्रेटर देन ए। तो वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वर्क डन इन सी इज ग्रेटर देन वर्क डन इन बी इज ग्रेटर देन वर्क डन इन ए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, सी बी ए हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, और वही बिल्कुल इज इन रोलिंग मोशन। In rolling motion, a body produces translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy simultaneously. The ratio of kinetic energy translation is to kinetic energy translation plus kinetic energy rotation for the sphere is. बच्चों solid sphere है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन लिखते हैं अपन, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन क्या होता है हाफ ऑफ m इंटू v²। और बच्चों काइनेटिक एनर्जी रोटेशन क्या होगा, तो आप कहोगे हाफ ऑफ i इंटू ओमेगा²। बच्चों v इक्वल्स टू क्या होता है r ओमेगा, तो ओमेगा को क्या मैं v/r लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो जाएगा हाफ ऑफ i कितना है बच्चों सॉलिड स्फीयर है 2/5 mr², और ओमेगा स्क्वायर को लिखेंगे v²/r², कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, और जो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन आ जाएगा वो आ जाएगा mv²/5। अब बच्चों प्रॉब्लम में देखिए रेशियो किस चीज का है, के ट्रांसलेशन अपॉन के ट्रांसलेशन प्लस के रोटेशन का रेशियो फाइंड करना है। के ट्रांसलेशन कितना है बच्चों हाफ mv² लिख लिया, हाफ mv² डिवाइडेड बाय के ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो बच्चों ट्रांसलेशन है हाफ mv² दैट इज mv²/2 प्लस रोटेशनल है mv²/5। बच्चों एक बार क्या करते हैं अपन एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर लिखिए हाफ mv², नीचे आइए एलसीएम ले लेते हैं, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 से 5 जा 5 mv² प्लस 5 2 जा दैट इज 5 + 2 7 mv²/10 आ जाएगा। आप कहोगे सर mv² कैंसिल करो, 10 को ऊपर भेजो 2 को नीचे, 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 7 ये होगा 2 1 जा 2 5 जा दैट इज रिक्वायर्ड रेशियो 5/7 का होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस। द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इंक्रीज्ड keeping its mass same. Which of the following physical quantities would remain constant for the sphere?
बच्चों कह रहा है कि रोटेटिंग फ्रीली अबाउट इट्स सिमेट्री एक्सिस इन फ्री स्पेस, दैट मीन्स कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आपने अप्लाई नहीं किया है। नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। नेट एक्सटर्नल टॉर्क अगर बच्चों जीरो होगा तो आप कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दैट इज डी एल अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। जितना इनिशियल एंगुलर मोमेंटम उतना ही फाइनल एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम एल क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। ये आप कहानी कह सकते हो। तो हमें कह रहा है कि विच वुड रिमेन कांस्टेंट, तो आप कहोगे कि एंगुलर मोमेंटम, जो कि ऑप्शन 3 है। आइए बच्चों एक बार सारे ऑप्शन की बात कर ले। ऑप्शन नंबर 1 जो है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ठीक है, ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे L इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा, आपने ये पढ़ा है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, L इज एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों अगर L को कांस्टेंट रखना है तो हमें ओमेगा को चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप रेडियस को इंक्रीज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है, एम स्क्वायर। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर सॉलिड स्फीयर है तो 2/5 एम स्क्वायर, तो आर को अगर चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, तो ओमेगा को भी चेंज होना पड़ेगा जिससे कि एल कांस्टेंट मेंटेन कर सके। नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होगा, ठीक है, सॉलिड स्फीयर, इसलिए आर को चेंज करोगे ऑफ कोर्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। थर्ड एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ही है। फोर्थ की बात करें बच्चों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, के रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है बच्चों। अगर इसी को अपन ऐसे लिख दे एंगुलर मोमेंटम के टर्म में, तो आप कहोगे कि एंगुलर मोमेंटम एल होता है आई ओमेगा, स्क्वायर कर लेते हैं तो एल स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से बच्चों ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर बाय आई स्क्वायर। पुट कीजिए हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर को एल स्क्वायर बाय आई स्क्वायर लिखिए, आई ने आई को कैंसिल किया, दैट इज एल स्क्वायर बाय 2 आई। अगेन बच्चों जब आप आर को चेंज करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चेंज हो जाएगा, तो क्या के रोटेशनल भी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। तो हमारा थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट। ऑलराइट।